हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के 21 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 के मैथ्स के सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन का एक सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपको पता है पहले से। तो ये 21 जुलाई का चौथे शिफ्ट का हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये हमारा रीजनिंग है। चलते हैं हम लोग मैथ्स की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ्स की तरफ। ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 8 दिन लगाता है, जबकि बी किसी उसी काम को 18 दिन में कर पाता है। ये तुम्हारा टाइम का रेशियो हो गया। रेशियो नहीं बल्कि एक्चुअल टाइमिंग है ये। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी हो इन दोनों की, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो इसकी एफिशिएंसी 8 9 72, 18 चौक 72 एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर वे एक दोनों बारी बारी से काम करते हैं, शुरुआत कौन करता है? बी से अगर शुरुआत करते हैं तो मैं कह सकता हूँ पहले बी काम करता है फिर ए काम करता है। अल्टरनेट डेज वाला सवाल है ये। तो आप बताओ 2 दिन में कितना काम हो पाएगा? तो 2 दिन में 4 + 9 यानी कि 13 काम हो पाएगा। लेकिन 72 काम है, तो 13 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ मुझे 5 से करना पड़ेगा। मतलब 10 दिन के अंदर 65 काम हो चुका है। अब भी हमारे पास 7 काम तो बाकी है। तो अगर 65 में फिर बी की बारी आ जाएगी। अगर 4 काम और करवा दें तो इधर 1 दिन और लग जाएगा। लेकिन 4 काम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 3 काम और बाकी है। तो 9 काम करता है 1 दिन में, यानी 1/3 दिन और काम करेगा ए, तब ये बाकी बचा 3 काम पूरा हो जाएगा। यानी 5 दूना 10 दिन और 1 11 दिन और 1/3 दिन और 11 इंटीजर 1/3 दिन इस सवाल का आंसर है। तो आसान सवाल ही कहेंगे इसको, मुश्किल सवाल नहीं है। इस तरह के सवाल बार बार पूछे गए प्रीवियस ईयर में सीजीएल में। तो ये सवाल आसान हुआ मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है। हाँ, ये सवाल देख के थोड़ा लंबा लगता है, देखते हैं क्या कहता है सवाल। ठीक है, पढ़ते हैं पहले सवाल को, डरते नहीं है। अनिल और तीरथ दो बिंदुओं पे ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पे है। सवाल जैसा बोलता है पहले हम वैसा कर देते हैं। तो आप देखो, हमने क्या बना दिया, ए और बी एक डिस्टेंस बना दिया। और इस ए बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 192 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 मॉर्निंग में बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। यहाँ पे अनिल है ए पॉइंट पे, और ये कहता है कि 8:20 यानी कि मॉर्निंग की कहानी है। इसकी स्पीड कितनी है? 64 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक लिख दिया हमने। और ये इस दिशा में जाएगा। ठीक है, वो बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। गया और वापस आ गया, बहुत अच्छा बात है। तीरथ ने क्या किया कि 9:50 एएम पर 9:50 एएम पर क्या करता है? बिंदु ए से ही यात्रा करता है। तीरथ की कहानी भी सिर्फ यहीं से शुरू होती है। और ये 8:20 में नहीं चलता है, बल्कि 9:50 मॉर्निंग में चलता है। बहुत बढ़िया सवाल होने वाला है मुझे लगता है। और इसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलेंगे 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गाड़ी चलाई और बिंदु बी पर पहुंचा और वापस तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तो अनिल और तीरथ की पहली बार एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। और आप भी अगर सॉल्व करेंगे पता लग जाएगा आपको कितना अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो आज जरा निकाल लेते हैं कि पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। उस टाइम को निकालना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ। ये चल रहा है 9:50 पे और ये चल रहा है 8:20 पर। मतलब इन दोनों के बीच में 1.5 घंटे की कहानी है। मतलब अनिल के चलने के 1.5 घंटे के बाद तीरथ चलना शुरू करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1 घंटे में अनिल 64 किलोमीटर चलता है तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा? 96। और 96 इस 192 का आधा होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अनिल 1.5 घंटे में यहां पहुंच चुका होगा। 96 किलोमीटर आधा चल चुका होगा। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची? 96 किलोमीटर बची। बहुत बढ़िया सवाल है। और जब यहां पहुंच गया अनिल 1.5 घंटे बाद, तो यहाँ टाइम कितना हो रहा है? 9:50। बहुत बढ़िया। अभी भी अनिल यहाँ पे चल ही रहा है।
तो 9:50 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है तीरथ चल रहा है 9:50 से, तो तीरथ इसी पॉइंट पे है क्योंकि अनिल जो है इस पॉइंट पे आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ जरा कि इसकी मीटिंग कहाँ होगी, इस पॉइंट पे होगी कि लौटने के बाद होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि 1.5 घंटे में 96 किलोमीटर चलता है, तो आने वाला 1.5 घंटा और अगर लेगा अनिल, तो ये पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा सिर्फ 1.5 आवर में। ठीक है, अगर उसी 1.5 घंटे की बात करूं तो 1.5 घंटे में 96 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, और प्लस 48 किलोमीटर और, यानी कि 144 किलोमीटर चलेगा कौन, तो आप बोलेंगे तीरथ, और 144 किलोमीटर इस बी के पहले पॉइंट, कहीं इधर ही पॉइंट होगा मान लिया हमने। अगर तीरथ यहां पहुंचा होगा तब तक ये तुम्हारा अनिल यहां पहुंच गया होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अभी तक इन दोनों की पहली मीटिंग तो नहीं हुई है, इसका मतलब तीरथ अभी आगे जाएगा, लेकिन अनिल उसी समय लौट के आ रहा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसी समय तीरथ जो है, सॉरी अनिल जो है लौट के आ रहा होगा, और कहीं ना कहीं जब लौट के आ रहा होगा तो इस किसी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये जाते वक्त और इसके आते वक्त मुलाकात होगी। तो क्यों ना हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है, कि मुलाकात x किलोमीटर के बाद, मतलब 192 किलोमीटर चलने के बाद लौटते समय अनिल यहां रहा होगा। ठीक है, लौटते समय अनिल यहाँ पे लौट रहा था, और तीरथ के जाते समय जब तीरथ यहाँ पे होगा तो इन दोनों की मुलाकात यहाँ पे होगी, ऐसा मान लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, मीटिंग कब होगी, जब दोनों की टाइमिंग सेम होगा। दोनों का टाइमिंग क्या होगा, सेम। और सेम टाइम में आप मुझे बताओ तीरथ कितना चला होगा। तो ये x किलोमीटर कम, कितने से, 192 में से x कम चला होगा। लेकिन अनिल का बताओ, अनिल जो है 96 प्लस x चला होगा। अब ये कंफ्यूजन तुमको हो जाएगा फिर से कि 96 क्यों, 192 प्लस x क्यों नहीं, क्योंकि 192 के समय उसका टाइम 8:20 हो रहा था। जब सेम टाइम की बात कर रहे हैं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, यानी अनिल को 96 प्लस x चलना होगा, उसी टाइम में तीरथ को 192 माइनस x किलोमीटर चलना होगा। अगर ये आप समझ गए तो आपके सवाल का आंसर आपके पास आ चुका है, बहुत जल्दी फास्ट ही आने वाला है। आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं, टाइम को सेम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो तीरथ का 192 माइनस एक्स अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा तीरथ का 96 इज इक्वल टू इसका टाइमिंग, इसके टाइमिंग के बराबर हो जाएगा बाई 64। इसका स्पीड कितना है 64, 32 गुना 2, 32 गुना 3। आओ जरा मल्टीप्लाई करें, 192 इंटू 2 कितना हो जाएगा 384 माइनस 2x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से गुणा करो तो 4 3 12 कम कर दो यानी 288, और ये प्लस कितना हो जाएगा 3x, यानी इसको भेजो उधर। तो मैं कह सकता हूँ कि 5x की वैल्यू कितनी आने वाली है, डिफरेंस करो यानी कि 96 ही आने वाला है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 96/5 किलोमीटर। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है x, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 96.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपसे नहीं पूछा, टाइम पूछ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो मैं कह सकता हूं कि या तो तीरथ को यहां से यहां चलवा दो और टाइम निकाल दो, या फिर अनिल को यहां से यहां चला दो और वापस इतना ला दो और फिर टाइम निकाल दो। बात तो सेम है। तो मैं काम करता हूँ तीरथ को ही चलवा देता हूँ। तो तीरथ कितना चला है 192 माइनस 96/5, इसका स्पीड कितना है तो आप बताओ 96 किलोमीटर। ये तुम्हारा टाइम है तीरथ को इस टाइम से यहां तक पहुंचने में। तो मैं कह सकता हूँ जरा काटो इसको, 96 गुना 2 192 माइनस 96 कट जाएगा 1/5, यानी 5 गुना 10 माइनस 1 यानी 9/5 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में। यानी कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 60, 5 गुना 12 यानी कि 12 9 108 मिनट। तीरथ को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में 108 मिनट लगेगा, और वहीं तो मीटिंग हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 9:50 में 108 मिनट को जोड़ दो, और
यानी कि 2 घंटे हैं 12 मिनट कम, तो 11:50 के अंदर 12 मिनट कम करेंगे, यानी कि 11:38 पे क्या हो जाएगी, इन दोनों की पहली मीटिंग होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार वी लगा लो वो कम है मेरे हिसाब से। बहुत ही बढ़िया सवाल, और उम्मीद करते हैं कि हमने अच्छा एक्सप्लेन किया इस सवाल को। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को आप दोबारा देख सकते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये फिर से एक सवाल आया है, पाई चार्ट का सवाल है, जिसमें क्या बोलता है कि पाई चार्ट में एक परीक्षा में विभिन्न कौशलों, गणितीय क्षमता की बात करता है, मौखिक क्षमता की बात करता है, तर्क शक्ति है, कूटलेखन है और पहेली हल करना है। यदि कुल अंक 3000 थे तो तर्क शक्ति के अंक क्या होंगे? तर्क शक्ति 75 डिग्री और पूरा है 360 डिग्री। इस तरह के सवाल क्यों पूछते हो भाई इतना आसान? ठीक है, आओ जरा काट लेते हैं, कितने से कटेगा? तो आप देखेंगे 60 से 6 बार में, और ये 60 से 50 बार में, ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 25 बार में, ये 2 से 25 बार में, और 25 गुना 25 यानी कि 625 मार्क तर्क शक्ति की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोलाकार कटोरा तो ऐसा ही होता है, आधा गोला, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 और इसकी मोटाई है 0.25। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ तो इसकी मोटाई ऐसी रही होगी, ये गोला ऐसा है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या का मतलब होता है कि अगर मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस इनर की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर, अगर मैं रेडियस आउटर की बात करूं तो 5 प्लस 2 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आयतन निकालने के लिए मैं क्या कहता हूं, 2/3 पाई आर क्यू, लेकिन R1 माइनस R2 करना पड़ेगा ना। तो इस R0 आर क्यू माइनस, क्या मैं सही कर रहा हूं, आर इनर क्यूब करना पड़ेगा। क्या मैं सही कर रहा हूं बताओ? बिल्कुल सही कर रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि जो बड़ा वॉल्यूम आएगा, जो बड़ा रेडियस को लेकर के, इस वाले बड़का रेडियस को लेकर के जो वॉल्यूम निकालेंगे, उस रेडियस में से छोटका वाला ये जो वॉल्यूम लेकर के हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस के थ्रू आयतन निकालेंगे, तो उन दोनों का डिफरेंस ही, उन दोनों का डिफरेंस ही ये जो बीच में ये लगा हुआ है बीच में, इसकी आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर है? तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2π3 इंटू इंटू आपने बोला कि 22/7 का प्रयोग कीजिए, कर लेते हैं 22/7। ये ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होता है, तो ए माइनस बी, यानी कि अगर ये 5.25 है और ये जो है 5 है, ऐसा है ना कुछ, तो ए माइनस बी करो यानी कि 0.25, ए स्क्वायर करो यानी कि 5.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए। थोड़ा लेंदी सवाल है ये, कोई बात नहीं। 5.25 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 5.25 का स्क्वायर, तो मैं काम करता हूँ 5.25 को 21/4 लिख दूं क्या? 21/4। तो मैं क्यों ना इसको स्क्वायर लिखता हूँ 441/16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए इंटू बी, यानी 21/4 इंटू 5, यानी मैं कह सकता हूँ कि 105/4। ठीक है, थोड़ा डेसिमल से बचेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, बहुत लंबी सवाल है ये, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। 44/21 इंटू, देखो इस 0.25 को हम लिख रहे हैं 1/4, चलेगा ना? ठीक है, अब इन सबको आप निकाल लो एलसीएम, निकालो एलसीएम, कितना हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा 441, इधर हो जाएगा 25 गुना 16 यानी कि 400, सही है ना? 25 गुना 16 यानी कि 400 और 105 गुना 4 यानी कि 420, ठीक है, 420, ठीक है। और ये 4 से कट जाएगा 11 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ कि 11/21 इंटू
ये 4×3 = 1200 और 61 और 20 कितना हो जाएगा 61 यानी कि 1261/16 कितना गंदा सवाल है यार ये। अब गुणा करना पड़ेगा इसको, गुणा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो गुणा करते हैं जरा इसको। कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं है कि 3 से ये वाला कट, लेकिन वो तो नहीं कट रहा है। तो मैं काटने की कोशिश कर सकता हूँ, 7 से भी काटूंगा तो 7 5 6 56। हाँ 7 से काटने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं क्या करता हूँ, अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि ऑप्शन सारे डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, 41 45 44, ठीक है, 34। ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस तो है, तो थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकते हैं। आप बताओ अगर 7 से मैं काटूं 3 बार में, तो 7 एकम 7, 5 6 7 8 56। इस 1 को हम भूल जाते हैं तो लगभग 0 के आसपास आएगा, थोड़ा प्लस, थोड़ा सा ज्यादा। अब जरा गुणा कर लेते हैं, अगर ये 3 से मैं काटूं तो कितना हो जाएगा 60, थोड़ा माइनर ज्यादा। तो अब जरा देखोगे तो 4 से 4 बार में और ये 4 से 15 बार में, तो 15×11 कितना हो जाएगा 165/4। और जो अब आंसर निकालेंगे तो 41.25। मैंने कहा था ना थोड़ा सा प्लस, यानी कि 41.25 से थोड़ा सा प्लस करोगे तो 41.28 के आसपास इस सवाल का आंसर मिलेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर आप गुणा करने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा गुणा भाग आएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक को हटाया और वहां पे 0 लगा दिया। इस 1261 के बदले हमने क्या लिख दिया, 1260 लिखा हमने, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया और हमारा सवाल जो है फटाफट इसका आंसर आ चुका है। बढ़िया सवाल, बढ़िया तरीका। आगे बढ़ते हैं। रामलाल जो अपने माल पे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। रामलाल जो है ना अपने माल पे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब हमने क्या बोला कि अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो उसका एमपी कितना हो जाएगा 140। ये तुम्हारा एमपी है और ये तुम्हारा सीपी है। और इस पर 10% कितना डिस्काउंट है, ये 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका शुद्ध लाभ परसेंट निकालिए। अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 14 कम कर दो, यानी कि 126 इसका एसपी है। तो सीपी इतना बेचा इतने में, यानी कि 26% का इसको प्रॉफिट हो चुका है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। त्रिभुज पीक्यूआर क्यू पर समकोण त्रिभुज है। ये देखो आप, पीक्यूआर एक त्रिभुज बना दिया हमने। तो आप बोलेंगे क्यू पर समकोण है, पीक्यूआर जो है ना वो क्यू पर समकोण है। और पी क्यू इज टू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर कितना है 3 और 4 का रेशियो है, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। साइन पी साइन क्यू साइन आर, आपको ये वैल्यू निकालना है। तो साइन पी हो चाहे क्यू हो चाहे साइन आर हो, अगर क्यू का निकालें तो साइन एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर इन दोनों का निकालना है तो एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, बोलो बोलो। और नीचे दोनों का कितना हो जाएगा 5, तो 4×3 = 7/5 और इसका वैल्यू 1, यानी कि 12/5 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई के वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो आपको मान ज्ञात करना है। आओ जरा चेक कर लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -4 है, तो क्यों ना एक बार हम ट्राई करें कि ये कोई क्यूब तो नहीं है, किसी का ये क्यूब तो नहीं है। 4x का क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्यूब नहीं दिख रहा है, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। आओ सिंपल वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो आओ जरा देखते हैं 64 एक्स की वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 36 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू -4 प्लस 24 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू -4 का क्यूब यानी कि -64। गुणा करना आसान तो नहीं है, बट करना पड़ेगा। इसका कुछ और भी तरीका हो सकता था, मुझे लगता है कि यहाँ से 2 कॉमन निकालते तो फिर ये 32 आता, तो ये भी गड़बड़ ही होता। कुछ तो इसका शॉर्ट तरीका हो सकता है, कैसे हम फटाफट इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो सिंपल आप वैल्यू पुटिंग करो, उसका आंसर निकालो। मैं बोलूंगा 64 इंटू 27, ये आएगा माइनस में 36×36 कितना हो जाएगा, 36×36 कितना हो जाएगा 1296 होता है ना, 1296। सही कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर 6, 3, 18 दूना 36 और 3 39, 3 9 3 12, ऐसे करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। प्लस ये बोलूंगा मैं 16×3 = 48 × 24, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, चूंकि 48 था 2 से गुणा कर दो, यानी मैं बोलूंगा 6 दूना 12 1, 7 दूना 14, 1 15,
हाथ में रहा 1, 10 एक 1152, इसकी वैल्यू आ गई 1152। आगे देखो, इसको बोलूंगा -128, सही है ना? ठीक है, इसको गुना कर ही लेते हैं। 27 गुना 4 कितना होता है? तो 108 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 10। 27 गुना 6 यानी कि 150, और 12 162, और 10 172। ठीक है, माइनस करेंगे 1296 प्लस 1152 और माइनस 128। तो आप एक काम करो, इसको और इसको जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा? तो 1700 और 1100 2800, और 50 और 30 80, यानी कि 2880 दोनों का सम है। माइनस करो, माइनस करो जरा, तो आप बोलेंगे 1296 और 128 और, तो 128 में आप एक काम करो, 4 निकाल के दे दो इधर, तो 1300 और 124 कितना हो जाएगा? 1424। क्लियर है? तो आओ जरा हम निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2800 में से 14 कम किया तो 1400, और 80 में से 24 कम किया तो 56। 1456 इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल, गुणा भाग करना पड़ा आपको। आप अगर इसको सोच सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन निकालें, और ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू करके ऐसा कुछ अगर शॉर्ट तरीके से हो पाता तो फटाफट निकल पाता, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर हो पाएगा तो बढ़िया बात है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है बताइए? अगला सवाल क्या बोलता है देखिए जरा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 8 कॉट थीटा की वैल्यू 7 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉट थीटा की जो वैल्यू आ चुकी है वो 7/8 है। ए का मतलब ये बी है और ये तुम्हारा पी है, मतलब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √49 प्लस 64। बोलेंगे ना, 6 4 10 9 4 13, यानी कि 123 का अंडर रूट, 123 का अंडर रूट, सॉरी मिस्टेक किया मैंने, 6 4 10 और 9 4 13, यानी कि 113। ठीक है, तो साइन ए अगर आपको निकालना है तो पी अपॉन एच कर लीजिए। पी की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन 113, और ये तुम्हारा साइन ऑफ ए है। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात करो 1 प्लस साइन टी, और फिर आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए इधर, मुझे लगता है कि देखो 1 प्लस साइन टी बाई, अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन टी। ठीक वैसे ही 1 माइनस साइन टी, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो बन जाएगा 1 प्लस साइन टी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे बनेगा एलसीएम ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 इंटू साइन टी। ठीक है, ठीक वैसे ही इधर माइनस लगा लो, और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर टी और माइनस 2 साइन टी। ठीक है, ये पूरा आपका बन जाएगा। अब जरा देखो, ये बन जाएगा 1/4। आप देखिए यहाँ से क्या क्या कटने वाला है, तो -1 और ये +1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस में कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी बोलेंगे 4 इंटू साइन टी, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। बोलिए, ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो साइन टी और कॉस स्क्वायर टी, आप देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन बटा कॉस। अगर मैं एक साइन और एक कॉस ले लूं तो बन जाएगा tan टी, लेकिन नीचे एक कॉस बचा हुआ है जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक टी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, ठीक है, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आर जो है ना, आर जो है ना एक बैंक में 80,000 रुपये जमा करना चाहता है। उसके खाते में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में कितना लिखा हुआ है? ये 3,000। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ अपने फोन में। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। 21 जुलाई शिफ्ट 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये 3,000 रुपया है। ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3,000 रुपया। पता नहीं एडिट करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। ये जो है ये 12% है,
और ये 80,000 रुपये जमा करना चाहता है तो खाते में उसका लाभ परसेंट। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। आर एक वर्ष के लिए बैंक में 80,000 जमा करना चाहता है, उसे खाते में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपये शुल्क ले लेता है, तो खाते में उसका लाभ कितना होगा? ठीक है, तो आप मुझे बताओ 80,000 का 3,000 कितना हो जाएगा? 12% आपको इंटरेस्ट दिया, लेकिन 3,000 रुपया काट लिया, तो 3,000 80,000 कितना हो जाएगा बताओ? 3,000 रुपया 80,000 का कितना हुआ? परसेंटेज निकाल लो, वो उसको माइनस कर देंगे सवाल में से, बोलिए ना। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 15/4 यानी कि 3.75% तो उसने काट ही लिया। यानी 12 में से 3.75% शुल्क काट लिया अपना, मतलब 9.25%, सॉरी 9 कैसे हो जाएगा, 8.25% इसका एक्चुअल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इतना तो इस शुल्क ने काट लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि एक कार जो है 160 किलोमीटर की दूरी 64 की चाल से अगले 160 की दूरी इतने की चाल से, तो यात्रा के पहले 120 किलोमीटर की औसत चाल कितनी है? फिर से कुछ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की याद करता है, औसत चाल। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ, अगर एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोल सकते हैं ना। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 320, 160 प्लस 160। अगर इस टाइम निकालना है मेरे को, तो पहली दूरी और पहला चाल प्लस दूसरी दूरी और फिर दूसरा चाल, कर पाएंगे? ठीक है, 160 को काट लो 2 बार में, 16 गुणा 4 16 गुणा 10 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 2। और मैं कह सकता हूं कि आप लिखोगे 320 डिवीजन 5/2 और ये 2, यानी कि 2.5 और 2 कितना हो जाएगा? 4.5, यानी कि 9/2, ऊपर ले जाओ 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि 640/9 किलोमीटर पर आवर, या तो ये आंसर होगा। अच्छा, डेसिमल में है तो काट लेते हैं, 9 सत्ते 63 10 यानी कि 1.11 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। 12 नंबर सवाल, कौन सा कथन फॉल्स है? वही सही होगा। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उसकी भुजा के बराबर होती त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। जब सब कुछ इक्वली हो जाए तो सर्वांगक्षम, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं उसको। ऐसे एस साइड एंगल साइड और साइड 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 दोनों त्रिभुज की सर्वांगक्षमता की शर्तें हैं, बिल्कुल सही। यदि 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम हैं तो उनमें से एक को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित, उसी को बोलते हैं ओवरलैप, बिल्कुल। सर्वांगक्षम उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, जब 2 ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करें, मतलब सब कुछ इक्वल हो, साइड से लेकर के एंगल तक सब कुछ इक्वल हो। ठीक है, दोनों ट्रायंगल भी आप सेम कह सकते हैं, बशर्ते कि उन दोनों का नाम अलग अलग होता है, ABC और ये PQR, लेकिन दोनों का क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम, तो हम क्या बोलेंगे? सर्वांगक्षम। यानी उसको एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं? अध्यारोपित, उसी को बोलते हैं ओवरलैप। 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम होते, दोनों त्रिभुज के आमाप और आकार समान हो या नहीं भी हो। मैंने कहा सब कुछ जब सेम ही हो जाए तो नहीं कैसे होगा? यानी कि जो असत्य है वही तुम्हारे सवाल का आंसर सत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए जो है ना वो 20 से 40% अधिक कुशल है, तो आपने बोला कि ए और बी की अगर बात करोगे तो ए बी से 40% अधिक कुशल है, तो अगर बी 5 है तो ए की वैल्यू 7। ठीक है, यदि ए अकेले किसी काम को 31 डेज में कर सकता है, 31 डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो 31 इंटू 7 टोटल काम हो जाएगा, मिलकर काम कराओ, 7 5 12, आओ गुना कर ले, आओ जरा गुना करें, तो 70 की 21 और 7 217/12, कितना डेज लगेंगे दोनों को मिलकर ये काम पूरा करने में। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि ये तुम्हारा चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। मैं कह सकता हूँ 28/98 इज इक्वल टू 98/y। ठीक है, काट सकते हैं क्या? बिल्कुल। 14 गुणा 2 14 सत्ते 98, 2 से 49 बार में, यानी ये 7 का स्क्वायर है, यानी 7 का क्यूब इस सवाल का आंसर है, यानी कि 343 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
15 आपसे ये पूछ रहा है सवाल, तो पहले हम वापस जाते हैं, x प्लस 1/x निकालते हैं, तो हो जाएगा 18 प्लस 2 यानी कि 20 का रूट हो जाएगा। तो अगर मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो इसका आप क्यूब करोगे और -3 टाइम्स इसी का आंसर निकाल दोगे। -3 टाइम्स इसी का आंसर निकालोगे। रूट 20 आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो 20 - 3 यानी कि 17, तो 17 रूट 20, 17 रूट 20 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस 20 को अगर आप चाहे तो तोड़ सकते हैं कि इसमें 5 × 4, 4 आएगा बाहर, 2 बन जाएगा, यानी 2 रूट 5, यानी कि 34 रूट 5 इस सवाल का आंसर है। ठीक ठाक सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल सवाल था वो, हर बार पूछते हैं उस तरह के सवाल। एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी, उसे बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, आप मुझे बताओ, सीपी अगर मैं निकालूं और एसपी निकालूं, ठीक है, तो आप बताओ 20 कुर्सियां खरीदी है तो एक कुर्सी की कीमत कितना हो जाएगा? 900 रुपया। मतलब मैं कह सकता हूँ सीपी कितना है? 900 रुपया। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एक कुर्सी की एसपी मान लेता हूँ वाई, या फिर आप एक्स मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मान लिया हमने एक्स रुपया क्या है? एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस है। तो जो प्रॉफिट होता है ना, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो आप बताओ, ये काटने की आवश्यकता भी नहीं थी, मैं कह सकता हूँ कि 18,000 20 कुर्सी खरीदा है और प्रॉफिट लगाया 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4x। तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20x के बराबर है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? आप मुझे बताओ। तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। मैं कह सकता हूँ कि 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000। तो आप जरा काटो इसको। अगर आप नहीं भी काटना चाहें तो डायरेक्टली आप इधर काट लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,000 बाई 16, 18,000 बाई 16। तो आओ जरा काट लें, आओ जरा काटते हैं। तो ये तो 16 से पूरा पूरा कटने वाला है। ठीक है, तो 16 एकम 16, 2 जीरो यानी 20, फिर 16 एकम 16, 4 बच गया, तो 4 जीरो, 16 गुना 2 32, यानी कि 8 बच गया, 8 और जीरो यानी कि 80, 16 बचे 80, यानी कि एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 1125 रुपया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का जो औसत है, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17, 88 लिखा हुआ है, ये देख लिया मैंने फोन में, 88 लिखा हुआ है। और कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का जो औसत है वो 72 है। तो दोनों कॉलेजों के औसत अंक निकालना है। कोई बात नहीं, 180 छात्र, 320 छात्र, इसका जो औसत है वो 88 है, इसका जो औसत है वो 72 है। मुझे छात्र से मतलब नहीं है, मुझे उनके रेशियो से मतलब है ना। तो 20 गुणा 9 और 20 गुणा 16। ठीक है, आप मुझे बताओ एवरेज निकालने के लिए हम छोटे वाले को मान के चलते हैं, तो 72 प्लस आप मुझे बताओ कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 16 अधिक है। तो 16 गुणा 9 कितना होता है? 144। और इसको आप बांट देंगे 16 और 9 25 में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 72 प्लस ये कितना बताओ, ये कितना बताओ? 25 25 125 पॉइंट 19 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 25, बताओ बताओ, 25 सत्ते 175 ना। ठीक है, यानी कि 14 बच गया, सॉरी 15 बच गया जीरो, यानी कि 25 छक्का 150। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 77.7 इंटू 76। दिस इज द एवरेज ऑफ बोथ कॉलेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दी क्या करते हैं? PQ जो है वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाली एक जीवा है। वेयर इज PQ? ठीक है, ये PQ है, यहाँ पे ये P और ये Q है। आगे बढ़ते हैं, तो PQS की गणना कीजिए। वेयर इज PQS? मुझे दिखना चाहिए ना PQS। हाँ, ये तुम्हारा S है, तो ये PQS तुम्हारा ये वाला एंगल हुआ है।
ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब सेंटर से ये वाला पास करेगा, जब ये सेंटर से ये पास करेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर ये पी क्यू आर एस चारों पॉइंट तुम्हारे सर्कल पे दे रखे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टेक्स है, क्योंकि चारों पॉइंट अगर सर्कल पे टच करेंगे तो बोलेंगे इक्विलेटर का निर्माण क्या हो जाएगा, साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। तो अगर ये 90 और ये 70 160, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तब तो सबका सम 180 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट देता है, जबकि दूसरी दुकान 30% और 30% का दो क्रमागत छूट, ठीक है, दो क्रमागत छूट प्रदान करता है। यदि बिल का अंतर 43 रुपीज है, तो कमीज का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 30 और 30 का आप चेक करो, 30 30 60 और माइनस 30 का 30% यानी कि 9%, यानी कि ये बनेगा 51%। ये दे रहा है 51% का डिस्काउंट और ये दे रहा है आपका 50% का डिस्काउंट, दोनों का अंतर है 1% का। और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि अंतर है 43 रुपीज का, यानी 1% का वैल्यू 43 रुपीज। तो अगर आपसे 100% का वैल्यू पूछा जाए तो 4300, और यही सवाल है का आंसर है, और यही कमीज का मूल्य भी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। अजीत जो है सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है, इफिशियंसी रेशियो आपको दे रखा है। यदि सोहन जो स्वतंत्र रूप से एक कार्य को कितना दिन में, पता नहीं क्या हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट, 20 दिन में, ये आपका लिखा हुआ है 20 दिन में। ठीक है, सोहन कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से मतलब अकेला इंडिपेंडेंट 20 दिन के अंदर काम को पूरा कर सकता है, मतलब सोहन लगाता है भैया 20 दिन। तो अजीत और सोहन मिलकर, अरे ये तो आसान सवाल हो गया, 20 गुना 1 तुम्हारा टोटल काम हो गया, 4 एक 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 तुम्हारा डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। आसान सवाल, जितने बढ़िया सवाल स्टार्टिंग में आए थे अब तो इजी इजी सवाल आ रहे हैं। देखते हैं बाकी 5 सवाल कैसा है। यदि a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो आपको इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला देख लो, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेम इसका वैल्यू ही क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में जोड़ेंगे तो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और जरा चेक कर लेते हैं, 88, 11 8 88, 6 5 11 5 55, 10 4 11 99, 5 और 3 तो 44, यहाँ तक 9 बच रहा है, 9 और 5 95, 50 88, यानी कि 7 और 1 66, फिर 5 बच गया, 5 और 6 56 है तो 55 कट जाएगा, 1 और 2 12 तो बनेगा 5 बच रहा है, तो 5 और 6 यानी कि 56, तो 55 तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो इसमें कितना हम जोड़ेंगे बताओ, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, बताओ बताओ, कुछ तो मिस्टेक किया मैंने। आप काट के देखना, ये सवाल कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आप एक जितना घटेगा उतना हम जोड़ देंगे तो वो सवाल 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ, अगर छोटा एग्जांपल ले लो कि अगर मैं 12 लिख रहा हूँ कि इसको 5 से कटे, इसके लिए कितना ऐड करें, तो 5 गुना 3 15 हो रहे हैं, 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 से घट जाएगा। ठीक वैसे इसमें कुछ तो संख्या घट रही होगी, जो घटेगी उसको हम जोड़ देंगे, इस सवाल का आंसर निकाल आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने वो सवाल कर भी लिया होगा। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने का वैल्यू 9 से डिविजिबल हो। फिर से वही सवाल आ गया, डिविजिबिलिटी का सवाल आ गया। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता है कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 6 और 3 9, 9 कट गया। फिर अब देखेंगे 6 और 4 10 और 2 12, यानी ए की वैल्यू 6 रही होगी, तब तो 12 6 18 होगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर से आसान सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल क्या बोलता है भाई, एक वृत्त पर एक चाप है जिसकी लंबाई दे रखी है इतना, और केंद्र पर 68 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत बढ़िया। चाप का मतलब होता है आर्क, और आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। इसका वैल्यू है कितना, 19.25। तो आप जरा वैल्यू निकालते हैं,
पाई का वैल्यू आपसे बोला जा रहा है कि 22/7 ले लीजिए, बिल्कुल नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आर पहले आप निकाल लो, थीटा अगर 18 है गुणा 360 से डिवाइड कर दो 19.25। फिर से मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेटिव सवाल ये फिर से आने वाला है, कोई बात नहीं, सवाल आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देगा, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। तो आप जरा देखो, 2 और 2 2 यहाँ से निकाल लिया तो 4 हो गया ऊपर, तो 4 पचे 20 यहाँ कट जाएगा। क्या ये 11 से कट रहा है? 11, 8 और 2 77, 5 5 कट रहा है, तो काटो जरा, 11 एकम 11 पॉइंट, 8 और 2 77, 5 और 5 यानी कि 55, ठीक है। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1.75 इंटू 35 इंटू 35, ये तुम्हारा आर का वैल्यू आ चुका है। लेकिन आर का वैल्यू निकालने से मेरा काम पूरा तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको निकालना है वृत्त का एरिया। तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। फिर से आप ले लो 22/7, आर का मतलब हो जाएगा 1.75 को मैं लिखूंगा, आप बताओ क्या लिखूंगा मैं थोड़ा, हाँ 1.75 का मतलब हो जाएगा 7/4 लिखूंगा ना, 7/4 काट के देखना उतना ही आएगा, और इंटू 2 बार करो, और 35 भी तुमको 2 बार करनी है, करो गुणा भाग, कितना कर पाओगे तुम, ठीक है ना। चलो हम ही कर लेते हैं, 7 7 कट जाएगा। अच्छा, और क्या कट रहा है बताओ? तो और आप देखेंगे कि ये कट रहा है 11 बार में और ये कट रहा है 2 बार में, ठीक है। तो आप देखेंगे 11 गुणा 7 यानी कि 77 गुणा 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, डिवीजन हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको आप गुना कर लो, तो 1225 गुना 7 करो, 12 सत्ते 84, ठीक है, और 25 गुना 7 175, तो 8400 और 175 कितना हो जाएगा? 8575, 8575, जिसमें हमने सिर्फ 5 लिया है और बाकी सारा का सारे कैरी, 857 कैरी हो गया। लेकिन ये जुटेगा फिर से 8575 में ही, क्योंकि फिर मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे ये बचेगा 5, 7 7 14 1, 10 1 11, ठीक है, 7 7 14 1, 5 5 10 1 11 1, 16 1 17 यानी कि 17,145 यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बटा 8। अब डिवाइड कर लो, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आओ जरा कर लेते हैं, आओ जरा कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या मिस्टेक किया हमने, हमने कुछ तो मिस्टेक किया है, बिल्कुल हमको जोड़ना भी नहीं आता, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं बताओ? जोड़ने के लिए मुझे ये चीज तो रखना पड़ेगा ना, ये पहले कैसे रख सकते हैं, इसको बाद में रखना पड़ेगा ना ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। 857 और ये हो जाएगा 5758, ठीक है ना, 5758, मैंने मिस्टेक कर इसको यहाँ रख दिया था। तो 7 5 12 1, 7 5 12 1 13 1, 8 5 13 1 14, हाथ में रहा 1, और 8 1 9, तो 9,432, और लास्ट में 5 हमने वो लिखा था पहले वाला बाई 8। अब जरा करो तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर बचेगा आपका 14 यानी 8 एकम 8, तो 6 और 3 यानी कि 8 7 56, यानी कि फिर से 7 और 2 यानी कि 8 9 72, 5 तो कटेगा नहीं मतलब 0, ठीक है। तो ये लग जाएगा आपका 0.50, तो 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16, फिर 40, तो कितना हो जाएगा बता दो, फिर कितना हो जाएगा बताओ? फिर हो जाएगा भाई आपका 1 मिनट, 40 यानी कि 5, 11,790.625 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल मुश्किल नहीं दे रहे हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मेरा बैटरी भी लो हो चुका है और सवाल भी आखिरी चल रहा है, तो चलते हैं आखिरी सवाल कर लेते हैं। अंतिम सवाल क्या बोलता है कि दिए गए बार ग्राफ का सवाल जो भी है
इस बार ग्राफ में क्या कहता है आपसे कि ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि 1971 में आयात की कमी, 1971 में जो आयात की कमी हुई है, देखो 71 में जो आयात की कमी हो गई है, 70 में आयात का कितना प्रतिशत थी? 70 में आयात का कितना प्रतिशत थी? ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल कहता है कि पहले हम उसका कमी निकालेंगे। तो 71 में कितना कम हुआ बता दो। 71 में कितना कम हुआ है? तो आप बोलेंगे पहले था 6435, इसकी वैल्यू है 6435 और ये वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 1500। दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1500 और 400, 1965। 1965 जो है ना, 70 में आयात यानी कि 3465 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, गुणा भाग करना है इस सवाल में। ऑप्शन देख के लगता है कि फटाफट कटने वाला है। आओ जरा देख लेते हैं काट के। तो ये 5 से तो कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो 5 से काटते हैं। 5 तियां 15, 4 6 5 9 45, 5 तियां 15। फिर से 5 से काटो, 5 6 30, 4 6 5 9 45 और ये 3, 5 9 45 और ये 3। फिर से मुझे कटता हुआ दिख रहा है कितने से? आप बोलेंगे 3 से, यानी कि 131। ये 3 से कट जाएगा 231, तो ये आ जाएगा 131/231 इंटू 100%। अच्छा, ये दे रहा है कि निकटतम पूर्णांक, इसीलिए मुझे आंसर जो है फटाफट को डेसिमल नहीं दिखाई दिया, लेकिन डेसिमल तो आएगा ही आएगा। आओ जरा काटते हैं फिर से। पता नहीं इस तरह का सवाल क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो 52 53 54 56, तो अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा ले नहीं सकते। तो आओ जरा कर लेते हैं। 131 गुना 100 यानी कि 13100 बटा 231। ठीक है, तो 231 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना से कटेगा? 6 बार में क्या? नहीं, 5 बार में कट जाएगा। 115 और ये 5, ठीक है, 1155, यानी कि 55 और 100, 155 बच गया ना हमारा, और 0, यानी कितना बच गया? अभी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अगर मैं 5 से करूँ तो 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 1155, ठीक तो है। तो अगर मैं घटाया तो कितना हो जाएगा? 145 से कितना हो जाएगा? 155 और ये 0, 155 और 0 अगर मैं करूँ फिर तो ये 56% आ जाएगा के आसपास। 56 नहीं, 55 के आसपास आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 55 के आसपास आ जाएगा। कुछ तो मिस्टेक हुआ, बताओ कहाँ मिस्टेक है? ये 1500 है कि 1600 है भाई? ये 1500 है कि 1600 है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ डीप है। अगर ये 1600 रहेगा तो ये जो वैल्यू डिफरेंस आएगी ये 1965 नहीं आएगा, 1865 आएगी। और 1865 जब आएगा तो ये परसेंटेज 55% ना आके थोड़ा सा कम परसेंटेज आएगा, 54% के आसपास आएगा, जो कि आंसर आपको दे रखा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि ये वैल्यू है कितना, 1600 है कि 1500 है। अगर 1600 है तो आंसर सही आएगा। अगर 1500 भी है तो आप इस तरीके से डिवाइड करके इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ खास है नहीं। इन दोनों का अंतर और बेस वैल्यू ये वाला इंटू 100% इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कुछ सवाल में दम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो मेरा बैटरी खत्म हो चुका है, बैठ जाएगा मेरा लैपटॉप तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। जो मैंने वीडियो इतना बनाया है, मैं बोल बोल के मैं वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, सब मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, हमारे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।